कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार इस तरह अगर किसी के दिमाग में छा जाए तो वह प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसके लिए उसको चाहे जो भी करना पड़े लेकिन वह नहीं छोड़ पाता। कहा भी गया है कि इंसान ठीक जैसा ही कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही फल भी मिलता है। आज के घटना में सेम इसी की वजह से ना सिर्फ एक लड़की इस प्यार के चक्कर में पड़ के यह दुनिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, बल्कि इसके पीछे ही उसके परिवार भी पूरी तरह से भी तबाह हो जाता है। और जब पुलिस इस लड़की के बारे में पूरी सच्चाई सबके सामने रखती है तो जो लोग होते हैं जब इसको सुनते हैं तो सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनको कानों पर कभी विश्वास भी नहीं होता है कि आखिर यह लड़की हो कैसे सकती है, आखिर क्या हुआ इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आप नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा ज़िला, और उसी के पास एक थाना पड़ता है बसरेहर थाना, और ठीक उसी के पास एक गांव भी लगता है कैलामऊ। मैं बात कर रहा हूँ 16 अप्रैल 2019 सुबह का टाइम होता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अमन और दिनेश। वह पुलिस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सुबह का लगभग 5 बजे का वक्त होता है। उसी समय वो दो व्यक्ति वहां दौड़ लगा रहे होते हैं। जैसे ही गांव को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें साइड में गेहूं के खेत में 2 लड़कियों की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसी समय वह जैसे ही देखते हैं तुरंत ही गाँव की तरफ भागते हैं। भागते गाँव को पूरी तरह से अब इस चीज़ की सूचना दे देते हैं, और गांव वाले जो होते हैं तुरंत ही उसी समय जहां पर दोनों लड़कियों की डेड बॉडी मिली हुई थी वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहां पर काफ़ी शोर शराबा हो जाता है, और तुरंत ही वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो व्यक्ति होते हैं, जितने भी इंसान आए थे, जितने भी औरतें आए थे, सब तुरंत ही उन दोनों लड़कियों की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं होती है, वह गाँव की सरपंच की बेटी होती है, जिनका नाम होता है राम किशोर। और राम किशोर की यह दोनों बेटियाँ होती हैं संध्या और सालू। तुरंत ही उसी समय संध्या और सालू के पिता को खबर देने के लिए उसी समय वहाँ में से एक व्यक्ति भागता हुआ उसी समय राम किशोर के पास जाता है, और जैसे ही राम किशोर को यह सूचना देता है तुरंत ही राम किशोर उसी समय अपनी पत्नी जो होती जय देवी के साथ भागते हुए उसी खेत में पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं तुरंत अपनी दोनों बेटियों को देखकर वह तुरंत ही पति पत्नी जोर से दहाड़े मारना शुरू कर देते हैं। अब उसी समय जो होते हैं राम किशोर को जो बेटा होता है जितेंद्र भी वहाँ पहुँचा हुआ होता है। वह अपनी दोनों बहनों को देखकर वह भी उन्हीं पर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी हल्ला और शोर शराबे भी शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग इकट्ठा होने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह जो है नज़दीकी पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर दे देता है। और जैसे ही खबर देता है उसी समय वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने की जो टीम होती है वह जाकर उसी घटनास्थल पर पहुँचती है और उस चीज़ का मुआयना करने लगती है। तभी पता चलता है कि यहाँ पर जो है जब उस चीज़ का मुआयना करती है पुलिस तो उसके तुरंत ही देखने के बाद यह पता लग जाता है कि इन दोनों लड़कियों के सीने पर 2 गोली दागी गई है, जिसकी वजह से इन दोनों को यही घटनास्थल पर लग रहा है मौत हो गई है। और पुलिस जो होती है जब इस जगह का पंचनामा कर ही रही होती है तब जब भी जो है थोड़ी दूर पे चलने के बाद पुलिस के हाथ जो लगता है वह जो है लड़कियों का चप्पल होता है, और वहाँ पर एक मोबाइल होता है, और वहाँ पर थोड़ी दूर बाद चलने के बाद एक खाली शराब की बोतल होता है, और वहाँ पर ही पास में पड़ी एक जो होता है मोबाइल। पुलिस जो होती है तुरंत ही इन सबको कस्टडी में लेती हैं। अब इन सबको अपने अंदर लेने के बाद पुलिस होती है वहाँ फोरेंसिक टीम बुला लेती है, और फोरेंसिक टीम बुलाने के बाद पुलिस जो होती है अब इन चारों को जो मिले थे पुलिस के पास या सबूत इन दोनों को उनके हवाले कर देती है। अब पुलिस जो होती है सबसे पहले इस घटना की जाँच करने के लिए अब उसी समय राम किशोर से भी पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे और कब हुआ। तो राम किशोर जो होते हैं तुरंत ही वह जो है काफ़ी रोते हुए अवस्था में यह बताने भी लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो आंसू थे राम किशोर के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन जब पुलिस उनको समझा बुझा के शांत करवा लेती है तो राम किशोर वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी शाम का टाइम था तो उसी वक्त जो होती है अपनी खेत की देखरेख करने के लिए वह निकल जाती है, रोज़ का उसका काम होता है। लेकिन वह और उसी बीच संध्या जो होती है अपनी छोटी बहन सालू को लेकर वह खेत की रखवाली के लिए गई हुई थी, लेकिन न जाने क्या हो गया कि वह जो है पूरी रात नहीं लौटे। हम लोग सोचे कि पास में रहने वाले एक होते हैं राकेश, उनके ही बेटे का परीक्षा था, हम लोग सोचे वहाँ पर गई होगी और उन्हीं के रिश्तेदारों के पास बैठ गई होगी, इसी वजह से रात नहीं आया। और हम लोग जो है यह निफिक्र होकर सो गए थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि यह कैसे हो गया। इसकी सूचना हमें ही गाँव के लोगों के थ्रू मिली और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो पुलिस पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें
किसी के ऊपर शक है? तो रामकिशोर कहते हैं साहब हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि हमारी जो बेटियां थी या इन्हें किसी से मतलब नहीं था, बस यह जो है अपने घर के काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी, ना ही इनका किसी से दुश्मनी हो सकता है। अब पुलिस जो होती है उसी समय जो होता है अब संध्या और सालू के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय वह पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और वह जो होती है पुलिस उसी समय अब वहाँ पर जाती है थाने, और थाने जाने के बाद रामकिशोर को वहाँ थाने बुलाती है। और रामकिशोर से जब थाने बुलाती है तो पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करती है, और इस केस के बारे में पुलिस जो होती है अब रामकिशोर की ही तहरीर पर धारा 302 और जो है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस इस केस में अब छानबीन करना भी पूरी तरह से शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के सामने या दोनों लड़कियां जो थी, एक लड़की जो थी वह छोटी थी, और जो यह होती है संध्या की उम्र जो होती है उस समय 18 साल होती है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब इस घटना को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी कड़ाई के साथ जांच का बीच भी करना शुरू कर देती है। पुलिस इस चीज़ की सूचना जो होती है वहाँ जिले वाइज भी दे देती है, जिसके बाद वहाँ के ज़िले के जो एसपी होते हैं वह भी एसपी इस घटना में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह से छानबीन करने के लिए सबसे पहले 2 टीमों का गठन करते हैं। इसमें 4 सब इंस्पेक्टर होते हैं और लगभग जो होते हैं कांस्टेबल भी होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब इस केस में काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेती है और इस केस की पूरी तरह से छानबीन करना भी शुरू कर देती है। अब उसी समय संध्या का जो भाई होता है, पुलिस जो होती है उसको जो है जितेंद्र से मिलना चाहती है। जितेंद्र को जो है उसी समय थाने बुलाती है। जब जितेंद्र थाने आता है तो पुलिस उससे पूछने लग जाता है क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? तो जितेंद्र होता है वह कहने लगता है साहब हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से रंजिश है, ना हमें किसी के ऊपर शंका है। लेकिन वह तुरंत ही पुलिस के सामने एक जवाब तुरंत ही दे देता है। वह कहने लगता है साहब हमारा पड़ोसी गांव नागरा का रहने वाला विनीत उर्फ जीतू होता है, जो आज से लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन संध्या के साथ वह काफ़ी जो है झगड़े तकरार किया था, जिसकी वजह से जीतू जो होता है वह संध्या को मारने की धमकी दे रखा था। हमें शक है उसी जीतू ने कुछ न कुछ हमारी बहन के साथ किया है। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही पुलिस के हाथ एक छोटा सा सुराग लगता है, और इसी सुराग के बदौलत जो होती है पुलिस उसी समय अब जीतू से मिलने के लिए चली जाती है। और जैसे जीतू के घर जाती है पता लगता है जीतू घर से फरार है, और पुलिस जो होती है उसी समय अब जीतू का मोबाइल नंबर लेती है। उसी समय उसके घर वाले से मोबाइल नंबर लेकर पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का जो है पूरा जो है उसी समय वह सर्विलांस पे लगा देती है। सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस को जैसे यह पता लग सके कि इस समय जीतू कहाँ पर है, और पुलिस जो होती है अभी इस घटना की जाँच करने के लिए उसी समय संध्या का जो मोबाइल उसी समय घटनास्थल पर मिला हुआ था, और घटनास्थल पर मिलने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय संध्या का मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालती है। और कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है उसी ही कैला मऊ का रहने वाला होता है आनंद, जो वह उस समय संध्या को फ़ोन करके उसी खेत में वह जो है उसी घटनास्थल पर उसी टाइम पर बुलाया था। पुलिस तुरंत ही अब उसी समय आनंद से मिलने के लिए जाती है। आनंद से मिलने के लिए जाने के बाद उसी समय आनंद जो होता है वह अपने ही घर में बैठा होता है, और पुलिस तुरंत ही आनंद को बाहर बुलाती है। आनंद जैसे ही बाहर आता है तो अब पुलिस के देखते ही आनंद के जो है पसीने छूटने लग जाते हैं। तो पुलिस तुरंत ही उसके हाव भाव को देखकर तुरंत ही समझ जाती है ज़रूर यह अपने अंदर कुछ ना कुछ छिपाए बैठा है, क्योंकि ऐसे इंसान को किसी को देखने के बाद तुरंत ही पसीने नहीं छूटते। पुलिस तुरंत ही बिना कुछ पूछे ना पूछताछे तुरंत ही उसको अपने कस्टडी में लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद आनंद को जो होती है पुलिस उसी समय बसरेहर थाने में ले आती है। और जब बसरेहर थाने में ले आती है पुलिस तुरंत ही उसके सामने कॉल डिटेल निकाल के जब रखती है तो आनंद जो होता है वह तुरंत ही पुलिस के सामने टूट से जाता है, और तुरंत ही पुलिस को बताने लगता है कि साहब हम इसमें अकेले शामिल नहीं हैं, इसका जो मेन मुजरिम है वह कोई और नहीं है, वह है जीतू, जो वह उसी समय वह हमारे साथ ही तो रहता था, हमारी काफ़ी अच्छे से दोस्ती थी, लेकिन वह उसी समय फरार हो गया था। अब पुलिस जो होती है अब उसी समय जो होता है जीतू को भी तलाशी करना शुरू कर देती है। जीतू का तलाशी करते करते पुलिस को लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन जीतू का कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसी जीतू के मोबाइल के लोकेशन के थ्रू ही जीतू का पता भी चल जाता है। पता लगता है जीतू इटावा के सिविल लाइन में उसी समय मौजूद होता है। पुलिस जैसे सूचना पाती है तुरंत ही जीतू को जाकर सिविल लाइन से अपने ही कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद जीतू और आनंद जो है दोनों से जब पुलिस या पूछने लग जाती है तो दोनों पुलिस के सामने उसी समय टूट जाते हैं और पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं। इसके बाद पुलिस जो होती है वह इन दोनों को काफ़ी गहरी निगाह से देखने लग जाती है। और इसके बाद जो होते हैं या पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं, असल में यहाँ जो होते हैं रामकिशोर इसी कैला मऊ के गांव के रहने वाले होते हैं। और रामकिशोर का जो है एक छोटा सा परिवार था, और उनकी पत्नी होती है जय देवी, और उनकी जो बेटा होता है और उनका एक बेटा होता है जितेंद्र। उनकी 3 बेटियां होती है, और उनकी जो पहली बेटी थी वह पहली बेटी जो होती है वह सबसे बड़ी बेटी होती है। उसकी जो ब्याह भी हो चुकी थी, उसका शादी जो हुआ था वह औरैया के ही ज़िले में अच्छी खासी कर दी गई थी।
इसकी वजह से संध्या की जो बड़ी बहन थी वह काफ़ी अच्छे से वह अपने ही ससुराल जाके रहने लगी थी। अब संध्या जो होती है, संध्या वह उस समय मझली बेटी थी। संध्या वह काफ़ी लाडली थी, काफ़ी खूबसूरत भी देखने में। और उसकी जो छोटी बहन थी सालू, सालू भी उसी घर में रहकर अपनी पढ़ाई दोनों उस समय पूरा ही कर रहे थे। तभी अब जो होती है संध्या, संध्या अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करके वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन उसके जो पिता होते हैं राम किशोर, वह इस हालत में नहीं थे कि संध्या की पढ़ाई कर सकें। और इसकी वजह से राम किशोर जो होते हैं, राम किशोर का उस गांव में काफ़ी जाना माना था। इसीलिए उनको गांव के लोग जो होते हैं अपने ही बिरादरी में उनको जो है सरपंच पद पे उनकी तैनाती कर देते हैं, जिसकी वजह से राम किशोर अपने ही काफ़ी अच्छे से जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। और इसी जिम्मेदारी निभाने की वजह से वह जो है कहीं पर जाकर अपना कोई अच्छा सा धंधा नहीं कर पाते थे, वह अपने ही घर में इसी काम में व्यस्त रहते थे। अब जो होती है संध्या, संध्या अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब संध्या जो होती है जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचना शुरू हो जाती है तो उसके जो होते हैं पैर वह थिरकना भी शुरू हो जाते हैं। इसी बीच संध्या जो होती है जैसे ही गांव की तरफ बढ़ती है तो गांव के जो लड़के होते हैं उसकी खूबसूरती को देखकर इतनी आकर्षित हो जाते हैं कि गाँव में उसके तारीफों के पुल बस जाते थे। और उसी समय संध्या की मुलाकात जो होती है वह पड़ोस के रहने वाले नगरा का ही वह लड़का होता है, विनीत उर्फ जीतू, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल और 22 साल के बीच। उसके पिता का नाम होता है धनंजय। और उसके जो पिता होते हैं काफ़ी हैसियत वाले थे और उसके पिता की पहचान काफ़ी अच्छे से नेताओं से थी। और इसी पहचान की वजह से उसके पिता जो है उनके पास काफ़ी आमदनी आती थी। आमदनी आने के बाद अब जो होता है जीतू इन्हीं पैसों का उपयोग करके वह काफ़ी जो मौज मस्ती किया करता था। और उसका जो है गाँव के बड़े बड़े लड़कों के साथ उठना बैठना भी चालू हो गया था। धीरे धीरे वक्त जब बीतने लगता है तो इसी बीच उस समय अब जीतू होता है, जीतू की मुलाकात संध्या से होती है। क्योंकि उसकी जो पहली दोस्ती बनी थी वह उस समय संध्या के भाई जो है जितेंद्र साथ बन चुकी थी। इसकी वजह से उस समय जीतू जो होता है जितेंद्र के घर काफ़ी आना जाना लगा देता है। अब इसी आने जाने की वजह से उस समय जीतू की नज़र जो होता है जितेंद्र की छोटी बहन संध्या पर पड़ता है। और जैसे ही जीतू जो होता है, जीतू की नज़र जैसे संध्या पर पड़ता है तो देखने के बाद उसकी खूबसूरती को देखकर जीतू इतनी आकर्षित हो जाता है कि वह अपने घर जैसे ही जाता उसके ख्यालों में रातों दिन खोया रहता था। वह सोचने लगता है कि हमें अपनी मन की बात संध्या से एक ना एक दिन कहना ही पड़ेगा। अब इसी वजह से वह अपने मन में यह लेकर जीतू आए दिन वह कई दिनों तक वह तलाशी में बैठा रहता है। धीरे धीरे वह वक्त भी आ जाता है। इसी दिन एक दिन ऐसा आता है वह जो होता है जितेंद्र के साथ मिलकर अब जो होता है जीतू जैसे ही वह उस समय संध्या के घर आता है तो वह कुर्सी पे बैठा होता है। और जैसे उसी समय उठकर जितेंद्र जो है अपने गांव के किसी काम में किसी घर चला जाता है तो उसी समय संध्या से मुलाकात वह अकेले भी करना शुरू कर देता है। और वह जाकर अपनी बात उसी समय संध्या से रख देता है। संध्या जो होती है तुरंत ही उससे बोल देती है कि हम तुम्हें कई दिनों से चाह रहे हैं लेकिन हम तुमसे बोल नहीं पा रहे हैं। तुरंत ही वह जैसे ही सुनता है जीतू तो अपने मन काफ़ी खुश होने लगता है। अब होने के बाद तुरंत यह दोनों अपने ही बातों में आ जाते हैं और तुरंत ही इन दोनों का जो होता है उसी दिन से प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। अब इसकी सूचना जो होती है इनके घर वालों को किसी भी सदस्य को नहीं था। अब इसकी वजह से ये दोनों अपने मन मिलाप भी चालू कर देते हैं। आए दिन का जो है प्रेम प्रसंग भी चलना शुरू हो जाता है। और जब उसी समय संध्या जो होती है, संध्या को जब मिलने का मन होता है तो अपने गांव के ही बगीचे में चली जाती, वहां पर जीतू को बुलाकर उससे मुलाकात कर लेती। और उनका मुलाकात इस तरह बढ़ने लगता है कि इनका प्रेम प्रसंग भी काफ़ी हद तक गुजर सका था। और इन प्रेम प्रसंग के बारे में गांव वालों को भी पूरी तरह से अब खबर हो गया था। एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है जिस वजह से यह दोनों जो होते हैं गांव में जैसे मेल मिलाप कर रहे थे उसी समय गांव के व्यक्ति आते हैं, इन दोनों को एक ही अवस्था में देख लेते हैं और तुरंत ही जाकर उसी समय जितेंद्र के कानों में यह खबर भर देते हैं। अब जो होता है जितेंद्र जैसे यह सुनता है उसी समय जैसे ही उसकी बहन जो होती है संध्या जैसे ही घर पर शाम को आती है तुरंत ही उसकी जो है पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद उसको समझा बुझा देता है कि आज के बाद तुम उसको अपने घर बुलाना नहीं। अब जो होती है संध्या तुरंत ही वह काफ़ी रोने लगने लग जाती है। इसकी वजह से उसकी जो माँ होती है उसकी माँ उसको काफ़ी लाड़ प्यार से समझाना शुरू कर देती। संध्या जो अब इसी बीच संध्या जो होती है, संध्या अपनी माँ की बात उसी समय मान लेती है। वह कहने लगती है कि हमारी माँ जो कह रही है या हमारी भलाई के लिए कर रही है। और उसी दिन से वह जो होती है संध्या जीतू से मिलना भी छोड़ देती है। अब जीतू जो होता है वह आए दिन संध्या का घर का चक्कर लगाते रहता है, लेकिन संध्या जो होती है वह उसका जवाब नहीं देती। लेकिन एक दिन उस समय एक मौका दिन आ जाता है जिस दिन वह जो होता है जीतू उसी समय संध्या को गांव के बगल ही देखता है तो उसे जाकर जैसे बोलने लगता है तो संध्या जो होती है तुरंत ही उसका जवाब देती है। वह कहने लगती है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम अलग बिरादरी को हो और हम अलग अलग बिरादरी के हैं, इसीलिए हमारा इस रिश्ते को कोई कबूल नहीं करेगा। और उसी समय जो होता है जीतू तुरंत ही कह देता है कि हमारे तुम प्यार को एक ही पल में भूल गई। और वह जो होती है उसी समय संध्या वहाँ से
तुरंत निकल आती है। अब जीतू जो होता है उसी समय काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत ही इतना खुन्नस खा जाता है, वह सोचने लगता है कि इसके साथ हो क्या गया है। और इसकी वजह से वह अपने ही प्यार का इजहार करने के लिए अब जो होता है जीतू कई दिनों से तलाश में बैठा रहता है। तभी एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है, जनवरी 2019 का पहला सप्ताह होता है। उसी बीच कड़ाके की खूब ठंड पड़ रही होती है। तो उसी समय अब जो होती है संध्या खेत से आलू लेकर आ रही थी, तो उसी बगीचे में वह जो है आलू लेकर पहुंचती है। तो वहाँ पर उसके जो एक दोस्त होता है आनंद भी उसके साथ था। अब जीतू आनंद दोनों मिलकर वहाँ पर संध्या से बातें करना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही उसी समय अब जाकर संध्या से छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। संध्या जो होती है तुरंत ही विरोध करती है, लेकिन जो होता है जीतू मानने वाला होता है उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से संध्या जो होता है तुरंत वहाँ पर ज़बरदस्ती से छुड़ाकर वह अपने घर चला जाती है। जैसे इसका पता जो होता है जितेंद्र पाता है, जितेंद्र तुरंत ही भन्ना जाता है और अपनी बहन को लेकर वह थाने पहुँच जाता है। थाने पहुँचने के बाद तुरंत ही अब जीतू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जो होती है जीतू को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उससे जो होती है पुलिस लगभग एक हफ्ता उसको जेल के अंदर डाल देती है। जैसे जीतू छूटता है तुरंत ही बाहर आता है, तुरंत ही उसके कानों पर खबर पहुँच जाता है कि जो है संध्या का एक गाँव में एक और प्रेमी है जिसका नाम है संजय। संजय के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और जैसे ही जाकर वह तुरंत ही आने के बाद संध्या से मौका मिलने के लिए वह तलाशना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पास एक दिन वह मौका आ जाता है। जिस दिन वह जाता है जीतू संध्या से मुलाकात करता है और उससे बोलने लगता है, तुमने उसके लिए हमें छोड़ा या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो होती है उसी समय संध्या उसी समय जाकर जीतू को एक थप्पड़ मार देती है। वह कहने लगती आज के बाद तो हमसे मिलना ले, अगर मिले तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जीतू तुरंत ही वहाँ से चला आता है। अब उसके मन में काफ़ी खुन्नस बैठ जाता है और उसी समय जीतू जो होता है अपने दोस्त से जाकर मिलता है आनंद से, उससे सारी बात बता देता है। अब दोनों मिलकर उसी समय एक खतरनाक फैसला बना लेते हैं। वह कहने लगते हैं कि अगर वह हमारी नहीं हुई वह किसी की भी नहीं हो सकती। अब इसकी वजह से जीतू का दो दोस्त होते हैं, उसी गांव के कैला मऊ के गांव के रहने वाले होते हैं और वह दोस्त होते हैं रंजीत और एक और दोस्त होता है अतिवीर। दोनों को उसी समय वह अपने साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद तुरंत ही उसी समय होता है जो 15 अप्रैल 2019 का वक्त होता है, जिस वक्त वह रात को उसी समय जाकर कैला मऊ के गाँव के वह खेत के पास ही पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद तुरंत ही अब जो होता है आनंद से फ़ोन करने के लिए वह उसी समय जीतू बोल देता है, उससे बोलता है कि तुम कैसे का तैसे कर संध्या को इसी खेत में इसी वक्त बुलाओ। अब उसी समय आनंद जो होता है फ़ोन करके वह संध्या के पास जैसे बोलने लगता है तुरंत ही उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है और जोड़ने के बाद संध्या से बोलने लग जाता है क्या हमारी और उसकी जो है तुम्हारी उसकी आखिरी मुलाकात है, आ जाओ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। और तुरंत जैसी संध्या सुनती है, संध्या अपनी जो है उसी समय सोचती है कि हमारी आखिरी मुलाकात है तो हो सकता है इस मुलाकात की हमारी जो है दूरियां या टल भी जाएं। अब इसकी वजह से संध्या जो होती है अब उसी समय अपनी छोटी बहन सालू को भी साथ ले लेती है। सालू को साथ ले जाने के बाद जैसे ही खेत में पहुंचती है तुरंत ही वह देखती है उसके जो है 7-4 लोग खड़े हुए हैं और जैसे ही सालू देखती है, सालू और संध्या दोनों देखकर काफ़ी हैरान हो जाए। वह कहने लगता है यह क्या है। अब तुरंत ही जीतू जो होता है वह संध्या से अपनी दिल की बात कहने लगता है, लेकिन वह जो होती है संध्या कहती है हम तुमसे अब प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि तुम हो काफ़ी जो है आपराधिक किस्म के आदमी हो, तुम्हारे साथ कौन रहेगा, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो होता है उसी समय अब उस जो जीतू जो होता है जीतू संध्या से उसी बात के लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार शुरू करने के बाद अब जो होता है आनंद अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है। रिवॉल्वर निकालने के बाद उसी समय संध्या के जो है सीने पर 2 गोली दे मारता है, क्योंकि वह जो मारने वाला होता है वह इशारा तुरंत ही जीतू कर देता है। इसकी वजह से आनंद तुरंत ही गोली मार देता है, जिसकी वजह से वह अब संध्या वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है और तुरंत ही वह जो होती है वह सालू भागना शुरू कर देती है और तुरंत ही उसके सीने पर पीछे से 2 गोली उसी समय वह जो होते हैं दोनों मिलकर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से अब वहीं पर ही उसकी बहन सालू गिर जाती है और तुरंत ही उसी समय अब जो होते हैं वहाँ पर कुछ शराब की बोतलें रखे होते हैं। शराब की बोतलें वह चारों मिलकर सेवन करते हैं, वहीं पर सेवन करने के बाद फेंक देते हैं और वहाँ पर वही समय जो होता है सालू का मोबाइल होता है। सालू और संध्या का मोबाइल उसी समय वहाँ पर रख कर वह चारों फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने उसी समय आनंद और जीतू बताते हैं तो पुलिस सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है और पुलिस की एक टीम जाती है उसी समय उसके दोनों दोस्तों को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है इन चारों को ले जाकर पुलिस वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।